डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। एक बार फिर तारीख का पहिया घूम रहा है और एक बार फिर जनाब आसिफ अली जरदारी पर एहतसाब अदालतों में मुकदमा चलने हैं और अब इसकी इब्तिदा हो रही है। इब्तिदान फ़र्द जुर्म आयद होती है। नैब अदालतों में मुख्तलिफ मुकदमात रेफरेंसेस जो जनाब आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ दायर होने हैं उसकी इब्तिदा हुई है, लेकिन पहले फ़र्द जुर्म तो आयद हो। जनाब आसिफ अली जरदारी और उनके वकील जनाब फारूक अचनायक इस पूरे माहौल के बहुत ही तजुर्बाकार शख्सियात हैं। इससे पहले वो साल हा साल तक इस किस्म के केसेस का मुकाबला करते रहे हैं और अपनी हिकमत अमली को इस्तेमाल करते रहे हैं। आपको याद होगा एहतसाब अदालतों के मामलात साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान शुरू हुए थे, जब सैफुर रहमान एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन थे। उन्होंने जनाब आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दूसरे बड़ों के ख़िलाफ़ 1 दर्जन के करीब रेफरेंसेस दायर किए थे, मगर ये रेफरेंसेस चले रुके साल गुजर गए, मुकदमात का फ़ैसला नहीं हुआ, हत्ता कि जनाब आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान बन गए और उस दौरान ज़ाहिर है कि उनको इम्यूनिटी थी, ये केसेस नहीं चले और फिर इनका फ़ैसला उनकी मुद्दत सदारत ख़त्म होने के बाद हुआ। यानी कि थका देने की पॉलिसी होती है और इसमें कमाल महारत हासिल है। जनाब आसिफ अली जरदारी से मुंसलिक हमेशा वकील रहे हैं जनाब फारूक अचनायक को। यही मामला है अब एहतसाब अदालत में रेफ होना है पाक लेन केसेस का, जिसमें उनके साथ अनवर मजीद और 17 दूसरे मुल्ज़मान हैं। आज छठी बार ये ना हो सका, आज भी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी और मुख्तलिफ वजूहात हर तारीख़ में पेश होती हैं और आज भी एक नई वजह सामने आई जिसकी वजह से बहरहाल फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। वैसे भी जनाब आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि मेरे खिलाफ मुकदमा बनाओ, मैं तुम्हें थका दूँगा। सर, नैब पर अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो क्या इस पर भी गौर किया जा रहा है कि नैब में पेशी से इसका बाइकाट किया जाए? नहीं बेटा, बाइकाट करके नहीं, उनको थका कर जीतना उनको थका कर जीतना। जनाब आसिफ अली जरदारी पे इस वक्त मामला है पाक लेन केस का। उसके ज़रिए इल्ज़ाम यह है कि इस्लामाबाद में 2460 कनाल अराज़ी ज़मीन ख़रीदी गई है और इसमें तकरीबन 2500 कनाल की असल मालियत तो 2 अरब रुपए है, लेकिन इसे सिर्फ 62 करोड़ रुपए में ख़रीदा गया है। मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं इसमें जो कि सामने आए हैं, मगर असल मसला ये है कि मुकदमा चलेगा, उसकी मेरिट सामने आएगी, फिर मुकदमे का फ़ैसला होगा, लेकिन ये उसी वक्त होगा जब पहले फ़र्द जुर्म तो आयद हो जाए। और जनाब फारूक अचनायक ने अब तक ये तो फ़िलहाल नैब के लिए नामुमकिन कर दिया है कि फ़र्द जुर्म आयद हो। 6 बार ऐसा हो चुका है, पिछले 1 महीने से ज़्यादा के अरसे में फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो पा रही। आज साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक अचनायक अदालत में पेश हुए और जरदारी साहब ने भी वीडियो लिंक के जरिए अदालत में हाजिरी लगवाई। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने समाअत की। फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई शुरू होने लगी तो आसिफ अली जरदारी ने फ़र्द जुर्म चैलेंज करते हुए मुकदमा खारिज करने की इस्तदा कर दी। जज आजम खान ने कहा कि आपको चाहिए था ये दरख्वास्त पहले दायर करते। फ़र्द जुर्म के लिए तमाम इंतजामात कर लिए तो आपने नई दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक अचनायक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्क लेन केस नैब का नहीं, मालियाती क़वानीन का मुकदमा है। स्टेट बैंक के रेफरेंस के बगैर नैब एक्शन नहीं ले सकता। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कार्रवाई रोक दी जाए या उन्हें बरी किया जाए। नैब हुकाम ने अदालत को बताया कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, धोखाधड़ी और फ्रॉड का मुकदमा है। आसिफ अली जरदारी की पार्क लेन रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया गया। नैब ने फौरी नोटिस वसूल करके आज ही जवाब देने का कहा, ताहम फारूक अचनायक ने मोहलत मांग ली, जिसके बाद पार्क लेन कंपनी रेफरेंस की समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। अब 14 जुलाई को फैसला होगा कि मुकदमा चलेगा या नहीं। इससे कबल 26 जून को समाअत में अदालत ने नैब को आसिफ अली जरदारी और कराची के अस्पताल से मुल्ज़िम अनवर मजीद को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश करने का कहा था और वीडियो लिंक के जरिए फ़र्द जुर्म आयद करने का हुक्म सुनाते हुए समाअत 6 जुलाई तक मुलतवी कर दी थी।
इस साल 3 मार्च को एहतसाब अदालत ने बीमारी के बायस आसिफ अली जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली थी और फर्द जुर्म आयद करने के लिए 25 मार्च की तारीख मुकर्रर की थी। फिर 25 मार्च को जज की छुट्टी पर होने के बायस कार्रवाई को 27 अप्रैल तक मौखर कर दिया गया था। 27 अप्रैल को कोरोना वायरस के बायस समाअत आगे न बढ़ सकी, फर्द जुर्म मौखर और कार्रवाई 10 जून तक मुलतवी हो गई। फिर 10 जून को होने वाली समाअत में फारूक एच नाइक ने कहा कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल चुका है, उम्र रसीदा लोग कोरोना से ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। एहतसाब अदालत ने कहा कि जो मुल्ज़मान नहीं आ सकते उनका वीडियो बयान रिकॉर्ड कर लिया जाए। फिर समाअत 26 जून तक मुलतवी हो गई और फिर 26 जून को एहतसाब अदालत ने आज वीडियो लिंक के ज़रिए फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला किया। लेकिन आज एक मरतबा फिर पाक लिंक रेफरेंस में तमाम इंतजामात के बावजूद आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मजे का मामला है, पिछले 4 महीनों से कोशिश है नैब की कि फ़र्द जुर्म आयद हो, और फ़र्द जुर्म ही आयद नहीं हो रही। उसके बाद मुकदमा चलेगा, फिर मुकदमे की तारीखें पड़ेंगी और फिर ये लंबा काम चलेगा। फिर अगर फ़ैसला हो भी जाता है तो फिर हाई कोर्ट में जाएगा और इस तरह से वो होता है जो हमेशा से होता आया है। और जनाब आसिफ अली जरदारी, फारूक एच नाइक इस चीज़ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझते हैं। यही बात है कि जो वो केसेस जो साल 1997 1998 में दर्ज हुए थे, उनके फ़ैसले सन 2012-13 में कहीं जाके हुए। इस पूरी सूरत हाल पे बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी आमिर सईद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब। बताइएगा नैब कब मुकदमा चलवाएगी, कब इसका फ़ैसला होगा? अभी तो फ़र्द जुर्म आयद होने में ये पाक लेन केस का मामला चल रहा है, महीनों गुजर गए हैं, अभी तक ये इंडाइटमेंट भी नहीं हुई कि पहला स्टेप जो है, पहला पत्थर रखा जाए, वो भी नहीं हुई। नैब में फ्रस्ट्रेशन है। बिल्कुल कामरान साहब, नैब ने आज भी भरपूर तैयारी कर रखी थी, लेकिन फारूक एच नाइक कमाल खिलाड़ी हैं। 1 साल मुकम्मल हो चुका है इस रेफरेंस को दायर हुए हुए, लेकिन आज तक फ़र्द सकी। हमने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के भी केसेस देखे, 1 महीने के अंदर उनका रेफरेंस दायर होने के बाद उनके खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई थी। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ जो पाक लेन रेफरेंस है, इसमें 1 साल मुकम्मल हो चुका है इसको दायर हुए हुए, और आज भी एहतसाब अदालत फ़र्द जुर्म आयद नहीं कर सकी और 6 मरतबा इसमें तारीख दी गई फ़र्द जुर्म के लिए, और आज भी अदालत मुकम्मल तैयार थी। ऑल्दो के फाजिल जज साहब ने हैरत का भी इजहार किया और कहा कि आप सीनियर कौंसल हैं फारूक एच नाइक साहब, आपको तो ख्याल करना चाहिए, हमने तमाम इंतजामात कर लिए हैं, तारीख मुकर्रर है, खुदा करके मुल्ज़िमान की हाज़िरी पूरी हुई है और मुल्ज़िमान सारे हाज़िर हैं। कुछ यहाँ पर हाज़िर हैं अदालत में, कुछ वीडियो लिंक के ज़रिए कराची के एहतसाब अदालत में हाज़िर हैं, अनवर मजीद साहब अस्पताल से अदालत में वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िर हैं, आसिफ अली जरदारी बिलावल हाउस कराची से अदालत में हाज़िर हैं। इस सारे इंतज़ाम के बाद आज आप इस मुकदमे को चैलेंज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ ये मुकदमा बेबुनियाद है और इसको खारिज कर दिया जाए और उनको बरी कर दिया जाए। इस पर अदालत ने हैरत का इजहार ज़रूर किया, लेकिन नैब इस पर तैयार था। नैब ने कहा कि हम आज ही इसका जवाब देंगे, हमें सिर्फ 30 मिनट दरकार हैं। सरदार मुजफ्फर अब्बासी जो नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, उन्होंने कहा कि हम 30 मिनट में अपने दलाइल की तैयारी कर लेंगे। फारूक एच नाइक साहब दलाइल शुरू कर दें, तो फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि मुझे तैयारी के लिए वक्त चाहिए। इस पर अदालत ने भी कहा कि आप तो पटिशनर हैं, आपको तो तैयारी के साथ आना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि मैं एजेड हूँ, कोरोना का भी इशू है, बीमारी भी है और मुख्तलिफ हालात हैं, लिहाजा 1 हफ्ते तक का वक्त दे दिया जाए। अदालत ने 2 दिन का वक्त देने की कोशिश की, 4 दिन का देने की कोशिश की। फारूक नाइक साहब ने कहा कि मैं 1 हफ्ते से कबल पेश नहीं हो सकता, जिसके बाद अदालत ने 14 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी है आसिफ अली जरदारी पर। तो ये बताइए कि अब 14 जुलाई जब आएगी, जब 14 जुलाई आएगी तो फारूक नाइक साहब इस पर अपने दलाइल देंगे, तो फिर अभी फ़िलहाल ये मुकदमा चलेगा कि ये रेफरेंस चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। एक बार फिर फ़र्द जुर्म का फ़िलहाल कोई सवाल नहीं है। बिल्कुल कामरान साहब, देखिए इसमें 17 मुल्ज़िमान हैं, 1 मुल्ज़िम है आसिफ अली जरदारी, उनकी तरफ से दरख्वास्त आ गई है, तमाम प्रोसीडिंग्स रुक चुकी हैं, तमाम तर कार्रवाई रुक चुकी है और अब पहले ये दरख्वास्त पर फैसला होगा। आसिफ अली जरदारी साहब ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल अपनी जो सियासी उनकी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने ये कहा कि नैब बेबुनियाद मुकदमे बना रहा है और उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ ये जो मुकदमा है बेबुनियाद है और मैं पार्थेनॉन कंपनी जिसने कर्ज लेकर खुर्द-बुर्द की और हड़प किया, जो नेशनल बैंक का कर्ज था, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी पाक लेन कंपनी में मैं डायरेक्टर था और मेरा कोई उसमें एक्टिव में डायरेक्टर नहीं था, लिहाजा उस कंपनी ने भी कर्ज नहीं लिया, बल्कि उसके जो एसेट्स थे वो इस्तेमाल हुए, वो गिरवी रखवाए गए पार्थेनॉन कंपनी की तरफ से और फिर नेशनल बैंक से 3
अरब रुपए का कर्ज लेकर खुर्द-बुर्द किया गया। आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है और उन्होंने कहा कि उन्हें इस मुकदमे से फौरी तौर पर डिस्चार्ज कर दिया जाए और रेफरेंस खारिज कर दिया जाए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्थेनॉन कंपनी और नेशनल बैंक है और स्टेट बैंक है उसका मुकदमा सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, उसके मुकदमे तक ये तमाम तर कार्रवाई स्टे कर दी जाए और कार्रवाई रोक दी जाए। ये भी उन्होंने अपनी दरख्वास्त में कहा है। अब नैब ने कहा कि हम इसका जवाब देंगे और जल्द ही इस दरख्वास्त पर फैसला हो जाए, लेकिन फारूक नाइक साहब ने कहा कि नहीं, मुझे 1 हफ्ते का वक्त दरकार होगा। अच्छा, ये बताइएगा, ये एक रेफरेंस तो फाइल हुआ 1 साल पहले, अभी तक इसकी फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। जो दूसरे रेफरेंसेस फाइल हुए थे उनका क्या बना? कामरान साहब, ये 4 रेफरेंसेस में आसिफ अली जरदारी साहब मुलजिम हैं। पहला था पाक लेन कंपनी रेफरेंस जिसमें आज फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। दूसरा मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो 14 अरब रुपए से की जायद की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है, उस पर कल समाअत होगी, उसको भी फ़र्द जुर्म के लिए तारीख मुकर्रर की गई है। तीसरा मुकदमा जो है वो हरीश एंड कंपनी का जो मुकदमा है जिसमें मुबैना तौर पर जाली कंपनी को ठेके दिलवाए गए, उस मुकदमे में भी आसिफ अली जरदारी मुलजिम हैं। उसमें भी मुलजिमान की हाजिरियाँ पूरी नहीं हो रही, जो एब्सकॉन्डर्स हैं, जो मफरूर मुलजिमान हैं वो पेश नहीं हो रहे। इस मुकदमे में भी जो पाक लेन केस है इसमें इकबाल मेमन, यूनुस कुदवाई मफरूर हो चुके हैं, इश्तिहारी हो चुके हैं। 6 माह तकरीबन वक्त लगा उनको इश्तिहारी करवाने में। अब जो दीगर रेफरेंसेज हैं उसमें भी इश्तिहारी मुलजिमान को इश्तिहारी करवा दिया जा रहा है। और जो आखिरी रेफरेंस है जो तोशा खाना से तहाइफ लेने का, उसमें भी आसिफ अली जरदारी मुलजिम हैं और उसमें भी अब नवाज शरीफ एब्सकॉन्डर हैं, उसमें मफरूर हैं, उनके वारंट जारी किए गए, अब उन्हें इश्तिहारी करार दिया जा रहा है। सो जब तक ये तमाम मुलजिमान हाजिर नहीं होते तब तक ये मुकदमात आगे नहीं बढ़ते। और फारूक नाइक साहब ने देखा कि आज जैसे ही मुकदमे में तमाम मुलजिमान हाजिर हुए तो उन्होंने नई दरख्वास्त दायर कर दी, जिसकी वजह से आज भी अदालत फ़र्द जुर्म आयद नहीं कर सकी। दीगर मुकदमात जो हैं उनमें तो अभी हाजिरियाँ ही पूरी नहीं हो रही और जब तक उनमें हाजिरियाँ पूरी नहीं होती तो उसके बाद फ़र्द जुर्म लगेगी, उसके बाद शहादतें होंगी और शहादतों के बाद अदालत किसी नतीजे पर पहुँचेगी। तो इसमें बहुत वक्त दरकार होगा। जो अदालत की रफ्तार है और जो सूरत हाल है और जिस तरह जो मुलजिमान के वकला जो अपने हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और जो अपने लीगल राइट्स हैं वो इस्तेमाल करते हुए इस मुकदमात को डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, लगता यही है कि इन मुकदमात को हल होने में साल लग सकते हैं, क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद करने में 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और आज भी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे भारत में ड्रामा हुआ है। ड्रामा क्या बल्कि सीन हुआ। मुन्ना भाई MBBS बड़ी मशहूर मूवी है। मोदी भाई MBBS चला, जाली हॉस्पिटल, जाली अस्पताल का सिनेरियो पूरे भारत को दिखाया गया और मोदी उस जगह पे खड़े हुए 4 बज़ाहिर भारतीय ज़ख्मी फ़ौजियों के साथ, जिनका अंदाज़ भी देखने से ताल्लुक़ रखता था और अस्पताल में अस्पताल जैसी कोई चीज़ नहीं थी। बहुत ही दिलचस्प माहौल है, आपके सामने रखते हैं छोटे से वक्त के बाद। वेलकम बैक। आपने सुना होगा मुन्ना भाई MBBS, यकीनन उसको पूरी दुनिया में खिड़की तोड़ कामयाबी हासिल हुई है, मगर पिछले 2-3 दिनों तक भारत में चली मोदी भाई MBBS। जी, वो ड्रामा मोदी ने रचाया कि आप देखते के देखते रह जाएं। भारतीय कौम भी देखती की देखती रह गई। मोदी 3 जुलाई को लेह पहुंचे थे। ये वो जगह है जहां पर भारतीय फ़ौज को इबरतनाक शिकस्त हुई थी। चीन के हाथों उसके 20 फौजी हार गए थे, मारे गए थे और इसके साथ ही गलवान की वादी पर चीन ने अपना कब्ज़ा जमा लिया था। मोदी वहां पहुंचे अब भारतीय फ़ौजियों की हिम्मत बढ़ाने के लिए। इसी दौरान फैसला किया भारत की फ़ौजी क़यादत ने और मोदी की PR टीम ने कि भारतीय वज़ीर आज़म को ज़ख्मी फ़ौजियों से मिलाया जाए। ज़ख्मी फ़ौजियों से मिलाना तो शायद TV पे दिखाना उस काबिल बर्दाश्त नहीं होता भारतीय अवाम के लिए। इसके लिए ड्रामा मचाया गया और इसके लिए भारत की जो फ़ौजी वहाँ हेडक्वार्टर है लेह में, उसमें एक हस्पताल का सीन क्रिएट किया गया और उसमें बेड्स लगाए गए और 5 मरीज़ों को वहाँ पे लिटा दिया गया, बल्कि बिठा दिया गया एक ही पोजीशन में। और फिर वहाँ पे फ़ोटो ऑप्स यानी फ़ोटो अपॉर्चुनिटी फ़राहम की गई भारतीय वज़ीर आज़म को, वीडियो फ़राहम की गई और जिसको पूरे भारत में दिखाया गया कि भारतीय वज़ीर आज़म फ़ौजियों की क़यादत कर रहे हैं। मगर उस अस्पताल में जहाँ ना कोई डॉक्टर नज़र आ रहा है, ना कोई नर्स नज़र आ रही है, ना कोई ड्रिप नज़र आ रही है, ना कोई ऑक्सीजन नज़र आ रही है, ना ही कोई किसी मरीज़ पे बैंडेज नज़र आ रही है, ना ही कोई मरीज़ लेटा हुआ कराहता हुआ नज़र आ रहा है। सब हशाश बशाश बैठे हुए नज़र आए और वो सीन था जो देखने से ताल्लुक़ रखता था और लोगों ने उसको कंपेयर किया और मायनास और शोरा आफाक मूवी मुन्ना भाई MBBS के साथ, जहाँ पर इसी किस्म की सिनेरियो हुई थी जब अचानक ये पता चला था कि मुन्ना भाई के वालिद आने वाले हैं और उन्होंने अस्पताल का सीन क्रिएट किया था। भारत में भी कल सारा दिन और परसों भी इसका सारा दिन इसका जिक्र होता रहा और मोदी की लोगों ने खूब ही खिंचाई की।
अफसोस की बात है कि भारतीय फ़ौजी हैं, ज़ख्मी हुए हैं चीन के साथ लड़ाई में, वज़ीर आज़म उनको देखने आ रहा है, वहाँ ना कोई डॉक्टर है, ना वहाँ कोई नर्स है, और इन बेचारे बहादुर फ़ौजियों को जो कि बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए हैं, बज़ाहिर ज़ख्मी हो गए हैं, बताया जा रहा है ज़ख्मी हो गए हैं, उनके लिए कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर अस्पताल के बेड तो लगा दिए गए, लेकिन वहाँ पे ना कोई सिलेंडर है, ना कोई ऑक्सीजन है, ना कोई ड्रिप लगी हुई है, ना कोई और मेडिकल इक्विपमेंट आसपास नज़र आ रहा है। भारत में सोशल मीडिया पर तो इस पर बहुत ही लेदह हुई है। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि जिस वक्त खुद वज़ीर आज़म के लेवल पे भारत में, नरेंद्र मोदी के लेवल पे ये ड्रामे रचाए जा रहे हैं, उस वक्त भारत में कोरोना तबाहकुन अंदाज में फैल रहा है और इस वक्त 7 लाख मरीज़ों के साथ भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आ चुका है। अमेरिका और ब्राज़ील के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा मरीज़ भारत में हैं। शायद ही कोई दिन गुजरता है कि वहाँ पे मरीज़ों की तादाद का रिकॉर्ड नहीं बनता, अमवात का रिकॉर्ड नहीं बनता। अब तक 20,000 अमवात हो चुकी हैं भारत में, और पिछले परसों वहाँ पे एक दिन में सबसे ज़्यादा यानी 24,000 नए केसेस, एक दिन में 24,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए, और कल भी तकरीबन 23,000 नए केसेस सामने आए थे और 421 हलाकतें हुई थी। जिस वक्त मोदी ये ड्रामा लेह में रचा रहे थे, उस वक्त भारत के मीडिया पर ये कोरोना की तबाहकुन सूरत हाल का चर्चा था। पहले 6 रोज़ के अंदर, सिर्फ 6 रोज़ के अंदर भारत में 1,12,000 नए केसेस सामने आए हैं, यानी तकरीबन 22,500 केसेस दोनों रोज़ाना सामने आ रहे हैं भारत में। और इसमें सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है भारत की रियासत महाराष्ट्र, जिसका कि दारुल-हुकूमत मुंबई है। यहाँ पर अब तक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 लाख से ज़ायद लोगों को कोरोना हो चुका है और ये सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका है। इसके अलावा तमिलनाडु और दिल्ली में 1-1 लाख से ज़्यादा कोरोना मरीज़ इस वक्त मौजूद हैं। वहाँ पे अस्पतालों की गुंजाइश को बढ़ाया जा रहा है और चंद रोज़ पहले ही दिल्ली में फौरी तौर पे कोरोना मरीज़ों से निपटने के लिए 1000 बिस्तरों का नया हॉस्पिटल खोला गया है। इसी सूरत हाल में ऐसा ये लग रहा है कि सेहत का निज़ाम चारों तरफ मफलूज हो रहा है और यकीनन इसके बड़े असरात भारतीय मईशत पे भी पड़ रहे हैं। और इसी पूरी सूरत हाल में यकीनन भारत के लिए ये बहुत ही दबाव का मामला है, बहुत ही दबाव की सूरत हाल है। दूसरी जानिब चीन की सरहद पे, यानी कि जो लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल है, वहाँ पे भारत की ज़मीन ख़ास तौर पे जो उसका दावा है कि उसका इलाका है, उस पर चीन ने न सिर्फ कब्ज़ा किया है, बल्कि अब चीन का कहना ये है कि उसका अपना इलाका है, उसने भारत में कब्ज़ा नहीं किया है किसी किस्म का। और वहाँ पे सॉलिड स्ट्रक्चर्स बन चुकी हैं। दोनों जानिब फ़ौजों में इजाफा किया गया है। भारत ने मज़ीद फ़ौजें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भेजी हैं और बहुत ही टेंस सूरत हाल है। और इसी दौरान भारत की मईशत के हवाले से आलमी इदारे कहते हैं कि ये शायद पहली बार मनफी सतह पर चली जाएगी। यकीनन ये पूरी सूरत हाल है। और इसमें अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा मोदी कर रहे थे, मोदी भाई MBBS की कहानी बना रहे थे। कमर्शियल ब्रेक के दौरान आप न्यूज़ हेडलाइन देखेंगे, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। मेरे प्रोफेशनल कैरियर का एक अजब वाक़या हुआ है आज। इख्तिताम हफ्ता हमें बताया गया कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार हमारे इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं। हमने कहा वेलकम। फैसला ये हुआ कि आज सुबह मामलात को तय किया जाएगा, लॉजिस्टिक्स वगैरह तय की जाएगी और जैसे कि प्लान था उसके हवाले से उनके आला तरीन अफसरान ने हमसे कॉन्टेक्ट किया। हमने उनके साथ मामला तय किए किस वक्त इंटरव्यू होगा और उस हवाले से उनकी दरख्वास्त थी कि उनको मौज़ूआत बताए जाएँ ताकि चीफ़ मिनिस्टर को ब्रीफ किया जा सके, उन्हें तैयार किया जा सके। हमने कहा ज़रूर हम आपको मौज़ूआत भी बता देंगे। उनको मौज़ूआत की फ़हरिस्त भेज दी। वज़ीर आला पंजाब के स्टाफ ऑफिसर्स को जब ये फ़हरिस्त मिल गई तो उन्होंने मुझे ख़ास तौर पर दरख्वास्त की कि अगर मुमकिन हो तो सवालात भी बता दीजिए। हमने कहा कि देखिए सवालात तो नहीं बताए जाते हैं और उनको समझाने की कोशिश की, मगर उन्होंने कहा कि देखें वज़ीर आला की मीडिया अपीयरेंसेस ज़्यादा नहीं होती हैं। अगर सवालात होंगे, क्योंकि आपको सवालात के जवाब चाहिए, तो वो आपको बहुत बेहतर अंदाज से तैयारी करके बता सकेंगे। बहरहाल अज़राह तकल्लुफ़ मैंने कहा कि चलें जी, आपको सवालात भी हम बता देते हैं, आएँ तो सही, इंटरव्यू तो दें, लोगों के सामने तो आएँ, सवालों के जवाब तो दें। पंजाब के सबसे बड़े सूबे के वो वज़ीर आला हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ न सिर्फ शिकायतें मिलती हैं वज़ीर आज़म इमरान खान पे, PTI पे, उनकी वजह से बेपनाह दबाव है। चलें एक बार सामने आ जाए, हम सवालात भी बता देते हैं। ये पहली बार ऐसा था कि मैंने बाकायदा सवालात वज़ीर आला को पहुँचा दिए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की टीम के हवाले हमने ये सवालात कर दिए। उसके बाद तय हुआ कि 7:30 बजे से 8 बजे के दरमियान हमारा इंटरव्यू रिकॉर्ड होगा और उसके लिए हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ अब हर चीज़ तय थी और क्योंकि हमारा प्रोग्राम 90 मिनट का है
और ये एक तफसीली इंटरव्यू होना था, तो हमने इसके लिए 1 घंटा मुख्तस किया। 10 से 11 बजे का हमने 1 घंटा पूरा मुख्तस कर दिया वज़ीर आला पंजाब से इस इंटरव्यू के लिए। लेकिन अचानक 5 बजे के बाद ऐसा लगा कि उनकी टीम गायब होनी शुरू हो गई है। हमारे जो फ़ोन कॉल्स हैं उनके जवाब नहीं आ रहे, और हम क्योंकि अब रिकॉर्डिंग मोड पे जाने वाले होते हैं, हमारे पास और कोई तैयारी नहीं थी, तो ज़ाहिर है कि पैनिक सी सूरत हाल पैदा हो गई। और आप यकीन करें या ना करें कि अचानक वो पूरे जो सिलसिले थे वो कोल्ड हो गए, यानी कि किसी भी कॉल का जवाब नहीं आ रहा, किसी भी मैसेज का जवाब नहीं आ रहा, किसी भी सूरत हाल में जो ये बिल्कुल एक बहुत ही मुश्किल कैफियत थी जिसका कि हमें सामना करना पड़ा। और ये बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल थी कि अचानक गायब हो गया। और ज़ाहिर है अभी हमारे पास 1 घंटे के प्रोग्राम के लिए मवाद जमा करना हो, ये सारी चीज़ें यकीनन ये बहुत ही मुश्किल मरहला होता है। हम एक सेगमेंट को रिसर्च करते हैं, एक सेगमेंट के लिए गेस्ट अरेंज होते हैं, उसके लिए तैयारियाँ होती हैं, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए तैयारियाँ होती हैं, बहुत तफसीली काम होता है इस प्रोग्राम में माशाल्लाह। मगर ये कि अब ये 1 घंटा पूरा ब्लैंक हो गया और अचानक तमाम राब्ते हमारे वज़ीर आला उनकी टीम के साथ जो है वो गायब हो गए। और ये गैर मामूली सूरत हाल है जिससे पहले कभी देखने में नहीं आए। हमें बिल्कुल नहीं बताया जा रहा था कि या वो इंटरव्यू हो रहा है नहीं हो रहा है, और अचानक हमें दूसरे ज़राए से पता चला तो वज़ीर आला जवाब नहीं दे सकते, मगर ऑफिशियली हमें कुछ नहीं बताया गया। और ये वो सूरत हाल है जो इंतहाई गैर मामूली है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सियासी नाइब हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के, PTI के पंजाब के वज़ीर आला की हैसियत से वज़ीर आज़म इमरान खान के बाद सबसे अहम शख्सियत है। और उनका ये हाल है, उनका ये निज़ाम है, उनका ये तरीक़ा है, उनकी ये कॉन्फिडेंस है, ये नाकाबिल यकीन पूरी सूरत हाल है जो हमने देखी उस्मान खान बुज़दार के हवाले से। और वो हम जो सवालात जो हम उनको पहुँचा चुके थे, यानी कि उनको सिर्फ उनके जवाबात तैयार करने थे, वो भी ना कर सके। और यकीनन ये एक बहुत ही नाकाबिल यकीन सूरत हाल है। हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि वो सवाल जिन्होंने उनको शायद बेबस कर दिया, या ये कि वो घबरा गए, या ये कि उनके पास इन सवालों के जवाब नहीं है, कुछ भी सूरत हाल जो है हर लिहाज से ये नाकाबिल कबूल सूरत हाल है। और हर लिहाज से वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया हो सकता है उन तमाम मामलात के हवाले से, उन तमाम दबाव के हवाले से जो उन पर मौजूद है उस्मान खान बुज़दार के सिलेक्शन के हवाले से। और मैं अब ज़ाती तौर पर मुझे वाज़ेह तौर पर ये लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है जो कि इस वक्त पंजाब में जारी है। वो सवालात जो हमने उनसे पूछे वो बहुत ही सतही सवालात थे, ज़रूरी सवालात थे, और वो मैं आपके सामने ज़रूर रखता हूँ। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम उनसे पूछना चाह रहे थे कि इस हफ्ते सिंध ने तकरीबन 50,000 और पंजाब ने सिर्फ 38,000 टेस्ट किए हैं। गुज़िश्ता एक माह से सिंध 10 से 11,000 टेस्ट कर रहा है, जबकि पंजाब औसतन 8,000 टेस्ट कर रहा है। क्यों? आखिर क्यों? पंजाब तो इतना बड़ा सूबा है, टेस्ट इतने कम क्यों हो रहे हैं? इसके अलावा फिर मैं उनसे पूछता कि पंजाब के टीचिंग हॉस्पिटल में पिछले 24 घंटों में 48 डॉक्टर्स ने एक साथ रेजिग्नेशन पेश कर दिए हैं। पंजाब के टीचिंग हॉस्पिटल में एक साथ 48 डॉक्टर्स ने रिज़ाइन कर देना इंपॉर्टेंट सवाल था, ये भी मैं उनसे पूछना चाह रहा था। इसके अलावा मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि हर वक्त मुकाबला होता है, तकाबुल होता है, हम खुद भी करते हैं, क्योंकि 10 साल तक शहबाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला रहे और उनकी एक अपनी पहचान थी। मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि आप क्या बताएंगे, आप हमें बताइए कि आपका और उनमें अगर तकाबुल किया जाए तो आपकी तर्ज़ हुक्मरानी में शहबाज शरीफ की तर्ज़ हुक्मरानी के साथ क्या फ़र्क है, ये भी मेरा एक सवाल था। उनसे ये भी पूछना था कि आपकी गवर्नेंस पे इतने सवालात उठते हैं, इतनी तनकीद होती है, इतने कंसर्न्स हर तरफ से पेश किए जाते हैं, मगर वज़ीर आज़म का आप पर बड़ा एतमाद है, आखिर इसकी वजह क्या है? और यकीनन इस सवाल की पूछने की भी वजह थी। पंजाब में लोगों ने कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार नहीं किया। पंजाब में लोगों की रिजर्वेशन है, मुझे खुद रिजर्वेशन है। पंजाब में वाकई अमन व अमान का मसला है, महंगाई का मसला है, प्राइसेस पे लोगों ने लूट डाली हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू बन गया बुज़दार। अब बुज़दार जो है वो पहली दफ़ा चॉइस है इमरान खान की, और वो इमरान खान जो है दुल्हन वो जो पिया मन भाई उसको वो पसंद है, वो कहता है कि ये ठीक कर रहा है। डिलीवर करना, कामयाब होना और नाकाम होना बुज़दार का नहीं है, इमरान खान का है। मेरी ये ख्वाहिश है और मेरी ये सोच है कि इमरान खान को हफ्ते में 2 दिन पंजाब में बैठना चाहिए, उसको पंजाब में आना चाहिए। हमारा बेस है, PTI का बेस है पंजाब में मसला है, इस्लामाबाद में तो कोई मसला नहीं। फिर मैं बुज़दार साहब से पूछ रहा था कि चलें 2 साल में हमें बताइए वो प्रोजेक्ट्स जो आपने शुरू किए, या चलें जो अगर तकमील पे पहुंच गए तो जिन पे आप फ़ख्र कर सकते हैं कि इन 2 साल में मैंने ये कर दिखाया। ये भी मेरा एक सवाल था। उनसे मैं पूछना चाह रहा था कि कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का आपने इफ्तिताह किया है, अपने वालिद के नाम पर आपने इस कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का नाम क्यों रखा है? PTI तो इसीलिए आई थी कि शख्सियत परस्ती नहीं करनी है, मगर आपने अपने वालिद के नाम पे कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का नाम रखना चाहा है।
ये मेरा सवाल था। ज़ाहिर मैं उनसे पूछना चाह रहा था। फिर मैं उनसे शुगर कमीशन रिपोर्ट के हवाले से पूछना चाह रहा था कि इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट के अंदर जिक्र है कि और जो सवाल आपसे पूछे गए, आपने सब्सिडी दी है और सब्सिडी एक बहुत बड़ा मसला है। पंजाब गवर्नमेंट ने ECC की इजाज़त के बगैर या ECC के मना करने के बावजूद सब्सिडी दी। मैं पूछना चाह रहा था कि इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है। जायज़ सवाल था, बड़ा ज़रूरी सवाल था, और अगर बुज़दार साहब आते तो शायद हमें इसका जवाब मिल जाता, जो कि मिल नहीं रहा है। इसके अलावा ये भी बहुत अहम बात है कि पंजाब हुकूमत ने जब सब्सिडी मंजूर की थी तो उस हवाले से जब वो कमीशन के सामने पेश हुए थे तो उन्होंने कहा था उन्हें उस इजलास के बारे में कुछ याद नहीं है जहाँ पर उन्होंने ये इंपॉर्टेंट सब्सिडी देने का ऐलान किया था। मैं उनसे पूछना चाह रहा था क्या वाकई आपको याद नहीं था, और याद नहीं था तो क्यों याद नहीं था। मैं उनसे पूछता कि भाई पंजाब में 4 IG तब्दील हो चुके हैं, इस वक्त 5वां IG काम कर रहा है, मसला क्या है। आप तो पुलिस रिफॉर्म्स लाना चाहे थे इस बड़े सूबे में, 2 साल के अंदर 5वां IG आप ले आए हैं। आखिर ये कौन सा निज़ाम आप चला रहे हैं पुलिस का जिसमें कि ये हो चुका है। फिर इसके साथ आप 4 हेल्थ सेक्रेटरी चेंज कर चुके हैं। आप 3 माफ़ कीजिएगा 4 चीफ सेक्रेटरीज तब्दील कर चुके हैं, 3 हेल्थ सेक्रेटरीज तब्दील कर चुके हैं, 5 बार आप सेक्रेटरी फाइनेंस तब्दील कर चुके हैं, 6 बार आप सेक्रेटरी एजुकेशन तब्दील कर चुके हैं, न जाने 4 बार या 5 बार आप LDA का डायरेक्टर जनरल तब्दील कर चुके हैं। आखिर ये कौन सा निज़ाम है जिसमें हर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद IG भी चेंज हो जाता है, चीफ सेक्रेटरी भी चेंज हो जाता है, बल्कि सेक्रेटरी फाइनेंस भी चेंज हो जाता है, LDA का DG भी चेंज हो जाता है। बुज़दार साहब ये कौन सा निज़ाम है जो आप चला रहे हैं। मैं पूछता ना उनसे, मैंने इसीलिए ये सवाल उनके साथ रखा था कि वो मुझे बताएंगे। गवर्नेंस के सवाल के बाद मैं उनसे पूछना चाह रहा था उनके इत्तेहादी के हवाले से। PMLQ एक बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है उनका, और वो मुस्लिम लीग साफ वाज़ेह है कि वो नाखुश है। पंजाब के 3 अजला 12 तहसीलों के हवाले से वो तबादले और तैनातियों के तमाम इंतजाम चाहते हैं। मैं पूछना चाह रहा था कि सिलसिले में पेशरफ क्यों हुई है, क्योंकि यह पब्लिक नॉलेज की बात है कि PMLQ अपना हिस्सा चाहती है पंजाब की हुक्मरानी में। गुज़ार साहब को हम पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको समझा रहे हैं, जहाँ गलती करते हैं हम कहते हैं ये ना करें। कहीं भी सीरियसनेस नहीं है उस तरह, वो बेचारों को एक कम्युनिकेशन गैप है। ब्यूरोक्रेसी इतना वो सीरियस नहीं लेती ना जी। हुकूमत के वजीरों का काम नहीं है अब फलां इस टाइम पे पकड़ा जाएगा, अब फलां जो है वो ये अंदर होने को है। एंड ऑफ द डे लोगों ने ये नहीं कहना कि आपने 5 साल में कितने बंदे अंदर कराए थे और बाद में कितने बरी हो गए। जो मीडिया में आने का शौक है ना, इसको कम करना पड़ेगा, फोकस काम की तरफ करना पड़ेगा। मैं बुज़दार साहब से ये भी पूछना चाह रहा था, जब हमने तहरीरी तौर पे तमाम सवालात हमने उनको तहरीरी तौर पे भेजे और इन्हीं सवालात की बुनियाद पे हमें इनडायरेक्टली ये बताया गया कि बुज़दार साहब इनका जवाब नहीं देना चाहते कि ऑरेंज लाइन है, मुल्तान की ट्रेन है, पिंडी की ट्रेन है, उस पर बहुत बोझ है पंजाब के ख़जाने का, और यकीनन ये बहुत बड़े सरमाए से लग रही हैं, बड़ी इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट है। आपने इसका क्या नतीजा निकाला है, किस तरीके से आप ये मैनेज करने वाले हैं। एक जायज़ सवाल था। फिर एक बहुत अहम सवाल था, और वो ये कि जो एक पंजाब में जो उनकी पार्टी की अक्सरियत है वो बहुत मुख्तसर है। 185 की सादा अक्सरियत के मुकाबले में PTI को 196 की अरकान की हिमायत हासिल है। गोया 11 लोगों की सिर्फ उनके पास मेजॉरिटी है, और जाहिल है उनकी गवर्नमेंट। मतलब जाहिर है सिर्फ 11 लोगों की अक्सरियत है, तो आप कितने दिन हुकूमत कर पाएंगे। ज़रा से ये 11 लोग इधर उधर हुए, हुकूमत गिर जाएगी। तो मैं उनसे पूछता, उनका कॉन्फिडेंस देखता कि क्या वो कहना चाह रहे हैं, और फिर हम उनसे मज़ीद सवाल पूछते, क्योंकि यकीनन वो एक बहुत ही मुश्किल कैफियत के अंदर खड़े हैं ना, एक इज़ वॉकिंग ऑन अ वेरी टाइट रोप जिसको हम कहते हैं। तो ये मैं उनसे पूछता, तहरीर तौर पे हमने सवाल भेजा था मगर वो तैयारी नहीं हुए बात करने के लिए। फिर मैं उनसे पूछता कि अपोजिशन के लोग आपसे मुलाकात आप कर रहे हैं, क्या हो रहा है। ये 6 लोग जो आपसे मिले हैं, क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉग आप बनाना चाहते हैं या आपकी ख्वाहिश है। फिर मैं उनसे ये भी पूछ रहा था कि भाई जनूबी पंजाब का तो आपका मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा पिलर था, ये एक एडिशनल IG लगाने से और ये 1-2 और ब्यूरोक्रेट वहाँ पोस्ट करने से मसला तो हल नहीं होगा। सूबा कब बनेगा, एक हकीकी एक सेपरेट सूबा कब बनेगा, ये भी मैं उनसे पूछता। लेकिन बहुत ही गैर मामूली वाक़या है कि गायब हो गए, बुज़दार साहब गायब हो गए, उनकी पूरी टीम गायब हो गई। हमारे किसी और वो इंटरव्यू जो कि तय था, जो कि अगले 1-1.5 घंटे के अंदर होना था, वो अचानक वो लोग सब गायब हो गए और किसी किस्म का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। और ये वो सवालात थे शायद जिनके उनके पास शायद क्या यकीनन इनके जवाबात नहीं, और अगर जवाबात नहीं है तो हक़ हुक्मरानी नहीं है, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। इमरान खान साहब को देखना होगा कि आफ्टर ऑल ये कौन सा निज़ाम है जो कि पंजाब में चल रहा है, और कब तक उस्मान बुज़दार के कानों में लोग बताते रहेंगे कि किस सवाल का क्या जवाब है। जो पहले दिन सूरत हाल थी, आज मुझे लग रहा है कि वही सूरत हाल है जो हमने पहले दिन देखी थी।
सबसे पहले तो मैं अपनी क़यादत का बेहद मशकूर हूँ इमरान खान साहब का। वहाँ साहब आप पे भी करप्शन के केसेस भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अपोजिशन को एतमाद में लेंगे अलग सूबा बनाने के लिए आप? सबको साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अब थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा सा इंतजार तो करें। खान साहब ने जो वादे किए इंशाल्लाह सारे पूरे होंगे। किसी दोस्त ने MNA साहब किया, गोपाल साहब की, मेरी नहीं। सबसे बड़ा मसला कौन सा है सूबे के अंदर? एजुकेशन हेल्थ पे काम करूँगा इंशाल्लाह ताला। पसमानदगी दूर करने की कोशिश करूँगा। जो इमरान खान साहब का नारा है इस पे काम करेंगे। जो इमरान खान साहब का विजन है नए पाकिस्तान के लिए, हम उसको इंशाल्लाह और ये वो सूरत हाल है जिसका कि जब भी वो मीडिया में सामना करते हैं वो देखने में आता है। और चाहे इम्पॉर्टेंट तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, अगर वो सवालों में नहीं खोते तो कागज़ों में खो जाते हैं और फिर ऐसे खो जाते हैं कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है। ये वो कैफियत है जिसका आज हमें सामना करना पड़ा है। एक इंटरव्यू, तयशुदा इंटरव्यू, वो इंटरव्यू जिसमें गैर मामूली तौर पर न सिर्फ मौज़ूआत बता दिए गए बल्कि सवालात तक बता दिए गए, अब वो ना हो सका। और उन सवालों के जवाबात जो कि पाकिस्तानियों को चाहिए थे, जो कि हमें चाहिए थे, जो सबको चाहिए थे, पंजाब के लोगों PTI को चाहिए थे, उसके जवाबात नहीं मिले। और उस्मान खान बुज़दार अचानक गायब हो गए। और यकीनन उनकी कारकर्दगी के हवाले से जितनी भी कंसर्न्स हैं, जितनी भी तशवीश है, जितनी भी पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, पंजाब के अंदर, पंजाब के बाहर, पूरे मुल्क में आला तरीन सतह पर मुख्तलिफ हलकों में जो इस हवाले से तशवीश है, यकीनन वो आज खुल के सामने आ रही है कि जो अंदाज़ हुक्मरानी है उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और ये वो मामला है जिसके लिए, ये वो इंटरव्यू है जिसके लिए आज सारा दिन तैयारी की जा रही थी। आप यकीन नहीं कर सकते किस अंदाज से हुकूमत पंजाब और वज़रा और उसके जो अहम तरीन ब्यूरोक्रेट्स थे इस इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे थे कि अचानक सब गायब हो गए। इस तैयारी पर निगाह रखी हुई थी हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा ने। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा साहब। ये बताइएगा, आज सारा दिन आप भी फॉलो कर रहे थे क्योंकि ये लॉजिस्टिक्स वगैरह और ये इंटरव्यू तैयार हो रहा था, ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं थी। उस्मान खान बुज़दार इंटरव्यू देना जा रहे थे, क्या सब कुछ हो रहा था आज सारा दिन और फिर ये अचानक सब गायब हो गए? देखिए खास साहब, इसमें तीन चीज़ें देखने में आई है। ये 2 दिन से मुसलसल ब्यूरोक्रेट्स, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी इतलात हो, सेक्रेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर हो और उनके साथ साथ सेक्रेटरी तरक्याती मनसूबाबंदी हो, यहाँ तक कि सूबाई वज़ीर कानून राजा बुशारत समेत 3 वज़रा हों, वो तमाम समेत टोटल तकरीबन 2 दर्जन के लगभग बनते हैं जो अफराद चीफ मिनिस्टर पंजाब की तैयारी करवा रहे थे इस इंटरव्यू के लिए। और तमाम तर ब्रीफिंगें दी जा रही थी, चाहे वो जो है पटवारी कल्चर में तब्दीली हो, चाहे वो पंजाब पुलिस में रेशो क्राइम की, जराइम की शरह में बढ़ते हुए मामलात के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही थी, चाहे जनूबी पंजाब के हवाले से थी, चाहे करप्शन के रेट बढ़ने के हवाले से थी। इस तरह के हर महकमा जो है अपनी अपनी आके ब्रीफिंग दे रहा था और बार बार याद दहानी करवाए जा रहे थे, नोट्स तैयार किए जा रहे थे। लेकिन जो है बताया यह जा रहा था कि आज खुसूसी तौर पर कल भी था और परसों से ये तसलसल जारी था। तमाम अहम इजलासों में जो है वो मीटिंग मनसूख कर दी गई थी और आज जो 3 अहम इजलास होने थे वो भी मनसूख कर दिए गए। सिर्फ आज हमाद अजहर के साथ मुलाकात हुई, बाकी तमाम इजलास मनसूख कर दिए गए और तमाम में यही मामला ज़ेर हो रहा है कि उसका क्या सवाल का क्या जवाब हो सकता है, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो उसका क्या जवाब होगा। और बहुत सारे अफराद थे जो तैयारी कराने वाले शामिल थे, लेकिन ये हुआ अचानक कि जब मामला तय हुआ, यहाँ से टीम रवाना हुई तो अचानक जो है तमाम टीम के मोबाइल फ़ोन बंद पाए गए। अब वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि जनाब यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है और मुकम्मल तौर पे गायब हो गए। और फिर टीम को भी जो है दरवाजे से वापस आना पड़ा और पता चला कि शायद वो इसमें दिलचस्पी नहीं रखते। हमें जो वहाँ से जो सिक्योरिटी गार्ड से पता चला कि अब यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर पंजाब का आज इंटरव्यू पहले शेड्यूल था, लेकिन अब जो है वो मनसूख हो गया। ये भी इतलात देखने में आई। और अगर इसमें ब्रीफ में चले जाए, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुतल्लिक क्या हमने इकदाम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हसन रज़ा। काफ़ी है, इतना काफ़ी है, नाकाबिल यकीन बात है, एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग कि क्या निज़ाम है जो पंजाब को चला रहा है और ये क्या सिस्टम है। और फिर इन सवालों के जवाब ना होना, ये तो बहुत ही बड़ी तशवीश की बात है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम
जिक्र करेंगे JIT रिपोर्ट। ये वो JIT रिपोर्ट है जिसका बड़ा जिक्र रहा है सालों में। आज हुकूमत सिंध ने बिल आखिर, पहले तो उसको बहुत रजिस्ट किया, उज़ैर बलोच, निसार मोराई और सानेह बल्दिया की JIT रिपोर्ट जारी कर दी। इसमें सबसे अहम है उज़ैर बलोच रिपोर्ट, जिसके बारे में अब भी बहुत बड़ा तनाज़ा बरकरार है और यकीनन ये एक बहुत बड़ा मामला है। और जिस दिन ये JIT रिपोर्ट जो दूसरे जो इसके वर्जन हैं वो सामने आएंगे तो एक बहुत बड़ा तहलका मचेगा। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हुकूमत सिंध ने आज लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच, फिशरमैन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के साबिक एग्जीक्यूटिव और अपने सियासी आकाओं के लिए मुबैना तौर पर अरबों रुपए जमा करने वाले निसार मोराई और सानेह बल्दिया फैक्ट्री रिपोर्ट, जिसमें 260 अफराद की हलाकत हो गई थी, जल के मर गए थे, उनकी JIT रिपोर्ट जारी कर दी है। ये आज महकमा दाखिला की वेबसाइट पे अब अपलोड की गई हैं। ये तीनों JIT रिपोर्ट्स आप जारी होने से पहले और जारी होने के बाद और जारी होने से के दौरान भी मुतनाज़ा रही हैं और इसमें बहुत बड़ा तनाज़ा है जो कि अब भी मौजूद है और ये मसले का हल नहीं है बल्कि इसने मसले को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। यकीनन इन JIT रिपोर्ट से सामने आ रहा है कि सिर्फ सानेह बल्दिया में ये बात साबित है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत के मुखालिफिन, जिनका ताल्लुक PSP या MQ पाकिस्तान से रहा है, वो दरअसल इस सानेह बल्दिया के ज़िम्मेदार थे और बराह रास्त इन तमाम सियासी शख्सियात पर इसकी ज़िम्मेदारी डाली गई है इस JIT की रिपोर्ट के ज़रिए। मगर दिलचस्प बात यह है कि इस JIT रिपोर्ट में उज़ैर बलोच या अमन कमेटी, प्लेयरी अमन कमेटी जो वो चलाते थे, उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किसी शख्सियत के साथ कोई राब्ता, ताल्लुक़, वास्ता नहीं बताया गया है। इसी के साथ निसार हुकूमत की किसी शख्स, हुकूमत सिंध या हुकूमत की किसी भी सियासी शख्स के साथ कोई राब्ता, ताल्लुक़ और कोई इस जो उसका काम था उस हवाले से कोई राब्ता या कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं बताई गई है। इसीलिए ये कैफियत एक मुतनाज़ रखती है। इसके अलावा भी ये बात तमाम जो लोग जो जानते हैं इस हवाले से, जिनके पास पूरी मालूमात है, वो समझते हैं कि जिस वक्त ये JIT हो रही थी उस वक्त भी ये तनाज़े का शिकार हो गई थी, क्योंकि जो हुकूमत सिंध से मुंसलिक मेम्बरान थे या जिनका ताल्लुक सिंध पुलिस से था, वो JIT की, ख़ास तौर पे उज़ैर बलोच की JIT के एक मखसूस हिस्से को मानने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि जो दूसरे अरकान थे जिनमें ज़्यादातर फेडरल इंटेलिजेंस सर्विसेज के लोग थे, उनका इसरार ये था कि JIT के अंदर ये चीज़ को शामिल किया जाए और इसके बाद फिर JIT मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ गई और तनाज़े का शिकार हो गई है, जो कि अब भी बरकरार है। और यकीनन जो JIT जो आज हुकूमत सिंध ने जारी की है उसमें तो उसके हवाले से या पीपल्स पार्टी के हवाले से मामला नहीं है, लेकिन जो जो ज़ाहिर नहीं हुई है और जो कि शायद किसी वक्त पे ज़ाहिर होगी, वो यकीनन एक बहुत ही एक्सप्लोसिव स्टफ़ है। ये बात भी बहुत अहम बात है कि उज़ैर बलोच दरअसल गिरफ़्तार हुआ था दुबई से, उसको फिर पाकिस्तान मुंतकिल किया गया था और ये भी बहुत अहम बात है कि वह तवील अरसे तक मिलिट्री इंटेलिजेंस की कस्टडी में रहा और इस पर इल्ज़ाम साबित हुआ कि वो दरअसल किसी गैर मुल्की क़ुव्वत के लिए, पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वत के लिए बाकायदा जासूसी करता था, इसलिए उस पर जासूसी के इल्ज़ाम का भी मुकदमा चला है और उसकी भरपूर जो इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन और जो उसकी रिपोर्ट्स बनी हैं वो मिलिट्री सर्विसेज के पास अब भी मौजूद हैं। आज की JIT रिपोर्ट्स का जारी होना, इसका पस मंज़र हम कवर करते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत सिंध ने उज़ैर बलोच, निसार मोराई और सानेह बल्दिया टाउन फैक्ट्री की JIT रिपोर्ट्स को पब्लिक कर दिया है। सानेह बल्दिया टाउन फैक्ट्री की 27 सफ़ात पर मुश्तमिल JIT रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2012 में फैक्ट्री में आतिशज़दगी हादसा नहीं, दहशतगर्दी की कार्रवाई थी। फैक्ट्री में आग 20 करोड़ रुपए भत्ता न देने पर लगाई गई थी। JIT रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री से भत्ता MQM के हम्माद सिद्दीकी और रहमान भोला ने मांगा था। वाक़े का मुकदमा और तहकीकात में मुल्जिमान को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। दहशतगर्दाना कार्रवाई को FIR में पहले कत्ल कहा गया, फिर हादसा करार दे दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सानेह की इब्तिदाई तहकीकात में FIR या तफ्तीश में कहीं भत्ते का जिक्र नहीं किया गया। JIT ने मफरूर मुल्जिमान को बैरून मुल्क से पकड़ने और गुज़िश्ता FIR वापस लेने और दहशतगर्दी की दफात के तहत नई FIR दर्ज करने की सिफारिश की है। निसार मोराई वाइस चेयरमैन फिशरीज सुल्तान कमर से माहाना भत्ता लेता था। निसार मोराई ने ग्रेड 17 और 18 के अफसरान समेत 200 घोस्ट मुलाजमीन को महकमा फिशरीज में भर्ती कराया। मुल्जिम ने भत्ता लेकर माफियाज की मदद की, जमीनों के चालान पास कराए,
JIT रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर दाखिला सिंध जुल्फिकार मिर्जा ने निसार मोराई के जरिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ MQM हकीकी को असलहा फराहम किया और माली मुआवनत की। निसार मोराई की निशानदही पर भारी तादाद में असलहा बरामद किया गया। निसार मोराई की उजैर बलोच और सुल्तान कमर से मुलाकात भी जुल्फिकार मिर्जा ने कराई, जबकि उजैर बलोच की 36 सफ़ात पर मुश्तमिल JIT रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि उजैर बलोच ने लसानी, सियासी और गैंगवार की बुनियाद पर 198 अफराद को कत्ल करने का एतराफ़ किया है। उजैर बलोच का गैर मुल्की खुफिया इदारों के साथ रवाबित और हसास मालूमात देने का इंकशाफ भी JIT रिपोर्ट में शामिल है, जबकि JIT में इंकशाफ किया गया है कि उजैर बलोच के कहने पर 7 SHOs, 1 SP और एडमिनिस्ट्रेटर जुनूबी की तैनातियां की गईं। उजैर बलोच उसके रिश्तेदारों और करीबी अफराद के नाम पर मुल्क में और बैरून मुल्क अरबों रुपए की जायदाद और बेशकीमत गाड़ियां हैं। उजैर बलोच के पास ईरान का पासपोर्ट और शनाख्ती दस्तावेजात मौजूद हैं। मुल्क से फरार होने के बाद भी उजैर बलोच को कराची की मुख्तलिफ मार्केट से जमा होने वाला भत्ता हुंडी के जरिए पहुँचाया जाता रहा है। मामला इतने सादा नहीं है। उजैर बलोच ने क्या कहा, क्या बताया, वज़ीर आज़म इमरान खान खुद वज़ीर आज़म बनने से पहले इसका जिक्र करते रहे। अब उनके काबीना के वज़ीर वही बात इसरार से कहते हैं, लेकिन इस JIT रिपोर्ट में जो हुकूमत सिंध ने जारी की है यकीनन इसका जिक्र नहीं है, और इसका कहीं जिक्र है तो वो यकीनन साबिका हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर इमरान खान और मौजूदा वज़ीर आज़म को शायद उसकी मालूमात होगी। उजैर बलोच ने इंकशाफात किए, और मैं अभी भी कहूंगा हुकूमत को कि JIT की रिपोर्ट पब्लिक के सामने लेके आए। उजैर बलोच ने कहा आसिफ जरदारी के कहने पे उसने लोगों को कत्ल करवाया, लोगों को मारा, कत्ल किया, और जो सबसे खौफनाक बात कि उजैर बलोच ने बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया तो वहां एक शहनशाह था, उसका गार्ड। तो उजैर बलोच कहता है कि मैंने पीपल्स पार्टी की क़यादत के कहने पे शहनशाह को कत्ल किया। फिर उजैर बलोच कहता है 14 शुगर मिल सिंध के अंदर मैंने कब्जा किया आसिफ जरदारी के कहने पे, और कब्जे पे करके सस्ते दाम पे आसिफ जरदारी को 14 शुगर मिल मैंने सिंध में लेके दी। फिर कहता है उजैर बलोच के बिलावल हाउस के इर्द-गिर्द कराची में उसने घरों पे कब्जा करके खाली करवाए, सस्ते बिकवाए जो आसिफ जरदारी ने खरीदे, और उसकी बहन को हर महीने में 1 करोड़ रुपया हर महीना भत्ता इकट्ठा करके देता था। आप सिर्फ इन इल्ज़ामात को सुने और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस किस्म के इल्ज़ामात हैं, जो कि उस वक्त अपोजिशन लीडर थे इमरान खान, इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, और कभी भी उन्होंने इससे डिस्टेंस नहीं किया है। और यकीनन क्योंकि उनकी काबीना के वज़रा इसको रिपीट करते रहते हैं, जिनमें अली ज़ैदी ख़ास तौर पर नुमायाँ हैं। यकीनी तौर पे उज़ैर बलोच के बारे में जो इमरान खान कह रहे हैं ये सही है, ये गलत हम तो नहीं इसकी बात कर सकते, ना इसकी तस्दीक कर सकते हैं, लेकिन ये बात जो कि JIT रिपोर्ट में सामने आई कि उज़ैर बलोच का अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं था या उसकी क़यादत से कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, तो ये बात शायद सही नहीं है, क्योंकि हक़ाइक़ इसके मुनाफी है। हम तो उसके भाई है, हम तो जानिसार जरदारी साहब के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, हम जानिसार हैं, हमने पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा कुर्बानियां दी है। मैं जुल्फिकार जरदारी साहब, हम सब पीपल्स पार्टी का एक कारकुन और लियारी के नौजवान और बुजुर्ग अपनी माओ बहनों का खिदमत करने वाला। खुदा की कसम हम लियारी वालों से पीपल्स पार्टी से मुखलिस कोई नहीं मिलेगा। 17 साल के बाद हमारा हुकूमत आया, वज़ीर आज़म भी हमारा, सदर पाकिस्तान भी हमारा, 94 से हमारा हुकूमत चला गया था। मोहतरमा शहीद जब उस टाइम पे वज़ीर आज़म थी, हुकूमत चला गया, फिर 2008 तक नौकरियां नहीं मिली। मैं जरदारी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिसने हमें लियारी में सब कुछ दिया है। जुल्फिकार मिर्जा और आगा सिराज दुर्रानी, उनके ऊपर बेतमाद ट्रस्ट है। जुल्फिकार मिर्जा के लिए हमारा जान हाजिर है। आज सदर पाकिस्तान से लेके कौंसलर तक हमारा पीपल्स पार्टी का है। लोगों के काम जो है बिलावल हाउस से हो रहे हैं, जिस पे मैंने वहाँ पर अर्ज करता हूँ कि हमें ये चाहिए, हमें ये मसले मसाइल हैं। अब इस पूरी कैफियत पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी, कराची की सहाफ़त को बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से तवील अरसे से जानते हैं, पहचानते हैं। मज़हर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। JIT रिपोर्ट्स तो आ गई, लेकिन लगता यह है कि वो जो तनाज़ा इस हवाले से काफ़ी हद तक खामोश हो गया था, वो एक बार फिर जाग गया है
और अब शायद इसमें मज़ीद पेचीदगी, ये जो JIT रिपोर्ट सामने आई है, यकीनी तौर पर हुकूमत में, वफाकी हुकूमत को तो ये काबिल कबूल नहीं है। शुक्रिया कामरान। देखिए, मेरा ख्याल है ये तीनों अगर JITs को सामने रखें तो आप और हमने यहाँ 30-35 साल से ज़्यादा अरसे सहाफ़त की है। ये जराइम की गज़ब कहानियाँ हैं और ये मेरा ख्याल है टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इतनी खौफनाक सूरत हाल है जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सिर्फ उज़ैर की इस JIT की रिपोर्ट को देख लें तो मैं तो फिर भी JIT की, ज़ाहिर है आप और हम समझते हैं कि JIT की लीगल हैसियत तो कोई नहीं होती, लेकिन उज़ैर का जो 164 का स्टेटमेंट है वो मेरी नज़र में बहुत सिग्निफिकेंट है। देखिए, 2011 में कराची बदअमनी केस जब उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने टेकअप किया, सुओ मोटो लिया, वहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है, क्योंकि वो पीरियड वो था जब कराची में लियारी गैंग के हवाले से, पीपल्स अमन कमेटी के हवाले से बड़ी खबरें आ रही थी। बहुत से लोग जो है मारे गए थे, बहुत ज़्यादा शोर था कि कराची में खूनरेज़ी हो रही है। और उस वक्त पहली मर्तबा ये कराची बदअमनी केस सामने आया और फिर 2012 में इस पर एक ऑर्डर हुआ और उसके दौरान बहुत सी रिपोर्ट सबमिट की इंटेलिजेंस एजेंसी ने, जिसमें उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के अस्करी विंग्स हैं, जिसमें पीपल्स अमन कमेटी का नाम आया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का नाम आया और जमातों का भी नाम आया। और फिर उसके बाद जब 2013 में ऑपरेशन शुरू होने जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने ऑपरेशन का फैसला किया तो मुझे याद है जब पहली एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी तो उसमें जनरल राहील शरीफ ने ये कहा था कि देखें, जब अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन होगा तो बहुत सी सियासी जमातों को, सियासी ग्रुप्स को जो है वो इसमें तकलीफ़ हो सकती है। तो अगर आप ये हमें मौका दे रहे हैं तो फिर ये हम पे प्रेशर ना आए कि आप किसी वक्त में ये कहें कि ये ऑपरेशन रोका जाए। और जब वो सिग्नल हुआ उसके बाद हम देखते हैं, और मेरे नज़दीक 92 का ऑपरेशन भी सियासत की नज़र हो गया, 98 का ऑपरेशन भी सियासत की नज़र हो गया। ये वाहिद ऑपरेशन है जिसमें नताइज हमें इसलिए थोड़े से बेहतर नज़र आते हैं क्योंकि पहली मर्तबा रेंजर्स को वो इख्तियारात दिए गए जो इससे पहले इख्तियारात रेंजर्स के पास नहीं थे। रेंजर्स तो 89 से थे, क्योंकि यकीनन और मज़र ये भी तो है ना कि फिर उसके बाद हमने देखा कि फिर जो ये जिनकी मसल थी, जो कि दहशत के ज़िम्मेदार थे, चाहे वो अल्ताफ़ हुसैन की MQM हो, चाहे पीपल्स अमन कमेटी हो, दूसरी इस किस्म की तंजीमें, उसकी फिर फ़ौज ने सफाई भी कर दी थी। ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन कामरान उससे पहले अगर आप देखें ना, देखिए अभी जैसे उज़ैर बलोच का कन्फेशनल स्टेटमेंट हो या JIT हो, उज़ैर बलोच को तो पकड़ लिया, उज़ैर बलोच के बहुत से लोगों को, बहुत से कारिंदों को मार दिया आपने या पकड़ लिया, लेकिन जिन लोगों की पोस्टिंग्स उज़ैर बलोच ने कराई थी उसमें तो बेशुमार लोग हैं, उनमें से उधर तो कोई भी एक्शन हमें नज़र नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह फिशरीज़ में अगर आप चले जाएँ तो निसार मोराई हट गए तो कोई दूसरे आ गए। अभी भी जो चेयरमैन हैं इस वक्त, उनका टेन्योर ख़त्म हो गया 1 मई को, लेकिन सुना है कि 13 मई को एक और नोटिफिकेशन के ज़रिए वो कंटिन्यू है और एक नया बोर्ड बना दिया गया है और सिलसिला तो वहीं उसी तरीके से चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब तक आप इस चीज़ को बिल्कुल फ्लैश आउट नहीं करेंगे तो ये आप उज़ैर बलोच आज जेल में हैं, मुकदमात फेस कर रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट से सज़ा हो गई है, लेकिन वो चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। एक कुछ खबरें आ रही हैं कि लियारी में दोबारा उसका गैंग जो है दोबारा एक्टिव हो गया है। बिल्कुल इसी तरह दूसरों के, अब बल्दिया फैक्ट्री उठा लें, बल्दिया फैक्ट्री की JIT उस वक्त आई है जब ऑलमोस्ट केस कंक्लूजन पे है और मेरा ख्याल है कि चंद हफ्तों में इसका फैसला भी आ जाएगा बल्दिया फैक्ट्री का। तो उस लिहाज से तो उसकी JIT इररेलेवेंट हो जाती है क्योंकि वो फैसला ही आने वाला है केस का। लेकिन इम्पोर्टेंट ये होगा कि उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है अम्मार सिद्दीकी, वो किधर है, उसके बारे में तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट खबरें आ रही हैं। कुछ का ख्याल है कि उसको शो नहीं किया जा रहा लेकिन वो उनकी कस्टडी में है, कुछ लोगों का ख्याल है कि वो दुबई में बैठा है। तो वो चीज़ क्लियर नहीं हो रही क्योंकि वो मेन कैरेक्टर था उस वक्त तंजीम कमेटी का। तो जब आप अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन करते हैं, जब आप अक्रॉस द बोर्ड वो चीज़ें करते हैं तो फिर सारी चीज़ें खुलकर सामने आनी चाहिए कि उज़ैर बलोच को पीपल्स पार्टी ने अगर प्रमोट किया तो डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का बयान क्यों नहीं मौजूद है इसके साथ।
जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने जब ये बरमला कहा कि उसने पीपल गम कमेटी को 1 लाख लाइसेंस दिए हैं, फिर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से कभी कोई क्वेश्चनिंग क्यों नहीं हुई? कभी कोई इस हवाले से जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को अकाउंटेबल क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि बहरहाल वो होम मिनिस्टर थे, वो बता सकते हैं कि वो किसके कहने पे ये सारे काम करते थे या खुद करते थे, जो पीपल्स पार्टी कहती है कि एक स्पेशल कैबिनेट कमेटी में ये फैसला हुआ था, उसकी मुखालफत कुछ लोगों ने की थी। नबील गबोल बरमला कहते हैं कि रहमान मलिक ने के कहने पर रेंजर से 150 लोग छुड़वाए गए। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कराची के जराइम पर एक मुकम्मल तहकीकाती कमीशन बनना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि उसकी असल कहानी कराची के जराइम की क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। कमर्शियल ब्रेक फिर एक बार जिक्र करेंगे पाकिस्तान का पावर सेक्टर, जिसे इमरान कहते हैं, हमारे मुल्क के लिए अजाब है। डॉक्टर हफीज़ शेख कहते हैं ये पाकिस्तान को ले डूबेगा। आज एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इस पावर के सेक्टर की मज़ीद कलई खोली गई है। ये वो मामला है, हर रोज़ ये पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का ख़जाना 1 लाख रुपए इसका खर्चिया अदा करता है, और यही वजह है कि 2200 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे हो चुके हैं। अगर फौरी तौर पे इसका हल नहीं ढूंढा गया तो बकौल हफीज़ शेख के ये पाकिस्तान को खुदा न खास्ता ले डूबेगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पे बात करते हैं छोटे से वाक़े के बाद। वेलकम बैक। हमने मुतादिद प्रोग्राम किए उस क़ज़िये के हवाले से, उस बहरान के हवाले से जिसे वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं ये पाकिस्तान को ले डूबेगा। मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख का कहना है कि ये पाकिस्तान के लिए एक आफत है और यकीनन ये पाकिस्तान के लिए तबाही का सामान बनता जा रहा है। और ये मामला है पाकिस्तान का पावर सेक्टर, जो कि पिछले 14 साल के दौरान पाकिस्तान के ख़जाने के 10,000 अरब रुपए खा चुका है। जी हाँ, हमारे गर्दिशी कर्जे इस वक्त 2200 अरब रुपए हैं। इनको अदा करने के लिए हमने 350 अरब रुपए की, माफ़ कीजिएगा 3500 अरब रुपए की हम सब्सिडी दे चुके हैं इस पावर सेक्टर को, और फिर इस सब्सिडी देने के लिए जो हमने कर्ज़ा लिया उस पर 2500 अरब रुपए का हम पे सूद चढ़ चुका है। लगभग 10,000 अरब रुपए का मामला है। और इमरान खान की हुकूमत को 2 साल हो गए हैं। वादा तो उनका ये था कि क्यों कि इस पूरे क्राइसिस में उनकी हुकूमत की कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, ये पिछले 2 हुकूमतों की बड़ी कार्रवाई है, लेकिन इसको ठीक करने के लिए भी उनकी जो एनर्जी टीम है, पावर टीम है, वो बुरी तरह से नाकाम हुई है और आज तक उसमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आई है, जिसकी वजह से रोज़ाना पाकिस्तान को रोज़ाना 1 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। आज वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इसी बात की मज़ीद उस पर रोशनी डाली गई है और इस पूरे मामले की कलई खोली गई है, जिसमें ख़ास तौर पर डिस्कोस और जिनकोस के किरदार के बारे में, वहाँ पर जारी जो गवर्नेंस की तबाही है, मैनेजमेंट की तबाही है, जो करप्शन है जो कि पिछले 14 साल से जारी थी, इन 2 सालों में भी रुक नहीं पाई, इनके बोर्ड्स भी तब्दील नहीं हो पाए, ये मुसलसल सरकारी मिल्कियत में शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक ने उस पर तफसील से निगाह डाली है और उन्होंने कहा है कि पिछले 10 साल में 45 अरब डॉलर्स पाकिस्तान को ये पावर सेक्टर खा चुका है। आज इस हवाले से बहुत ही उम्दा रिपोर्ट की जो अहम नुकात है वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के हम आपके सामने रखते हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के पावर सेक्टर की मुजरिमाना नाअहलियों, बेज़ाब्तगियों, गैर शफाफियत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। वर्ल्ड बैंक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के सालाना खसारे का तकरीबन आधा हिस्सा वफाकी बजट में सब्सिडी की शक्ल में पूरा किया जाता है, जबकि बाकी आधा खसारा गर्दिशी कर्जों की शक्ल में जमा हो जाता है, जो 2200 अरब रुपए हो चुके हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का अपनी रिपोर्ट में कहना है कि बिजली की महंगी पैदावार, कीमतों के बरवक्त तयन न होने और डिस्कोस के नुकसानात की वजह से एनर्जी सेक्टर पाकिस्तान की जीडीपी का तकरीबन 2.2% नुकसान करता है। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली खरीदारी के मुआहदे इंतहाई महंगे किए गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बिजली पैदावारी लागत खित्ते में औसतन 25% ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक ने निशानदही की है कि बिजली महंगी होने के बावजूद टैरिफ में इजाफा न किया जाना भी एनर्जी सेक्टर को बहा ले जा रहा है। मिसाल के 2018 के दरमियान बिजली के टैरिफ में इजाफा नहीं किया गया था, हालांकि इस मुद्दत के दौरान बिजली की पैदावारी लागत में 25% इजाफा हुआ था। सर्कुलर डेट में इजाफे की एक अहम वजह कमर्शियल बैंकों
PHPL के महंगे कर्जे हैं। इस साल हुकूमत इन कर्जों पर 120 अरब रुपए सूद की अदायगी करेगी, जबकि फाइनेंशियल सरचार्ज की मद में इसको 40 अरब रुपए वसूल होंगे। इस तरह 80 अरब रुपए कौमी खजाने पर बोझ बनेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे इशारे मिले हैं कि हुकूमत कमर्शियल बैंकों से हासिल करदा कर्जों की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए फाइनेंशियल सरचार्ज को दुगना कर सकती है। वर्ल्ड बैंक का अंदाजा है कि मौजूदा पॉलिसी में मजीद इस्लाहात के तहत माली साल 2022 तक गर्दिशी कर्जों में इजाफे को खत्म किया जा सकता है और 2029 तक गर्दिशी कर्जों के बोझ से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। तजिया हासिल करते हैं। हमें आज ज्वाइन करें जनाब आबिद क़य्यूम सुलहरी, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SDPI। बहुत बहुत शुक्रिया सुलहरी साहब। आप बताइएगा कि यकीनन इमरान खान की बात में किसी हद तक वजन है कि ये जो पावर सेक्टर क्राइसिस है ये डायरेक्टली वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनकी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन पिछले 2 सालों के दौरान उनकी जो पावर टीम है या वो खुद है, उन्होंने जो इसको मैनेज करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए जो कुछ करना था वो भी तो नहीं किया। आपके नज़दीक पावर सेक्टर को, जिसमें कि आज इमरान खान कहते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए आफत है और हफीज़ शेख कहते हैं कि पाकिस्तान को ले डूबेगा, इसकी तबाही में कितना कंट्रीब्यूट किया है मौजूदा हुकूमत ने और उसकी पावर टीम ने? देखिए कामरान साहब, मसला ये है कि पावर सेक्टर जो है वो पॉलिटिकल पावर का एक सिंबल बन चुकी है और उसमें जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं वो हर दौरे हुकूमत में इफेक्ट करते रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने तो 2013 से 15 वाला उसमें वाक़या बताया, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जनवरी 2007 से लेके मार्च 2008 तक तेल की कीमतें दुगना हो गई थी मार्केट में। $55 पर बैरल से $110 पर बैरल आ गया था और पाकिस्तान में बिजली के नर्ख सिर्फ 9% बढ़ाए गए थे। तो कोई भी हुकूमत हो, चूंकि वो अपने वोटर्स को नाराज़ नहीं करना चाहती, अवाम को नाराज़ नहीं करना चाहती, और यही वजह है कि पहली हुकूमतें जो थी उन्होंने जो है बावजूद टैरिफ नहीं बढ़ाया। PMLN हुकूमत से जो गलती हुई, उस वक्त तेल की कीमतें रिकॉर्ड लो आ गई थी, ये $30 पर बैरल तक तेल आ गया था और ये वो वक्त था जबकि यकीनी तौर पर एनर्जी सर्कुलर डेट को टैरिफ रैशनलाइज करके पास ऑन कर देने से हल किया जा सकता था, लेकिन वहाँ भी ये फैसला ना किया जा सका। और मौजूदा हुकूमत भी आपने देखा होगा कि कई दफ़ा नेपरा जो है जब वो लेके आती है अपनी रिकमेंडेशन तो हुकूमत जो है उसको अप्रूव नहीं करती और IMF के प्रोग्राम में बल्कि उन्होंने एक बाइंडिंग शर्त भी रखी जिस पे अभी तक अमल नहीं हुआ कि नेपरा की जो रिकमेंडेशंस हो, नेपरा को ऑटोनॉमी दी जाए, मनोवन ओगरा और नेपरा की जो है उनको तस्लीम कर लिया जाए। हुकूमत जाहिर है कि नहीं चाहेगी कि सार्फिन पे एकदम से बोझ पड़ जाए। जब इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स जो हैं अगर वो बहुत ज़्यादा इजाफे की तजवीज़ दे दें तो हुकूमत उसको रोकना चाहती है। तो ये जो एक है चिकन एंड एग सिचुएशन, ये यकीनी तौर पर मुतासर। देखिए इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना सुलहरी साहब के, जो 2 साल में पब्लिक सेक्टर जो कि पावर सेक्टर का ज़ाहिर है 65-70% है जो गवर्नमेंट के अपने इख्तियार में है, उसने उसमें कोई रिफॉर्म्स नहीं लाया। उसमें जो है वो अभी तक सरकारी मिल्कियत पे चल रहे हैं, इस्लामाबाद से डिस्कोस जेनको चलाए जा रहे हैं, वही बोर्ड्स हैं, उनमें भी तब्दीलियाँ नहीं हुई, कोई प्राइवेटाइजेशन का काम नहीं हुआ, वही एयर एड्स हैं, वही लाइन लॉसेस हैं, वही सारी मिसमैनेजमेंट है जो कि अपनी जगह चल रही है। फिर तो यकीनी तौर पे यहाँ पे ये सवाल भी उठता है कि शायद प्राइम मिनिस्टर की अपनी टीम जो है जो कि एनर्जी और पावर को देख रही है, वहाँ पे शायद कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी चल रहा है। और ये इस तरह की जो स्टेटस को की सिंबल्स हैं उनकी वजह से यकीनी तौर पे रिफॉर्म नहीं आ पाता है। जब हम बात करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म नहीं आता है डॉक्टर इरशद की रिपोर्ट की वजह से, तो यकीनन वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स के जो इंटरेस्ट है वो मुतासर हो रहे होते हैं। जब हम बात करते हैं कि पावर सेक्टर में रिफॉर्म नहीं हो रही तो फिर हमें ये भी तलाश करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके शायद मफादात जो हैं उनका टकराव होता है जब भी हम रिफॉर्म की बात करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर को यकीनी तौर पे अपनी टीम में रिफॉर्म लेके आना होगा अगर वो चाह रहे हैं और वो नेक नियति से चाह रहे हैं कि पावर सेक्टर में रिफॉर्म आए, लेकिन शायद कुछ ऐसी नादीदा कुव्वतें उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं जो कि उस रिफॉर्म को नहीं आने देती। और आपने बिल्कुल दुरुस्त इशारा फरमाया कि अगर बोर्ड्स तक चेंज नहीं हुए तो फिर यकीनन इमरान खान साहब के जो वोटर्स हैं उनके लिए बड़ी मायूसी की सूरत हाल है कि अगर वो लोग जो कि पहले भी इसी पावर सुलहरी साहब इसमें वक्त नहीं है ना, क्योंकि वो सेक्टर है, खुद इमरान खान कहते हैं ये मुल्क को ले डूब रहा है, इससे बढ़ के पाकिस्तान की इकनॉमिक सर्वाइवल का ये मसला है, डेली 1 बिलियन रुपीस का खर्च हो रहा है। ये तो मुतहम्मिल अगर हम 30 दिन भी डिले करते हैं तो 30 अरब रुपए हमारे
ज़ाया हो जाते हैं। ये जो हमने सर्कुलर डेट्स के मामलात हैं, ये सारे मामलात तब तो आजकल परसों हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर इसको रिजॉल्व करना होगा ना। आखिर कब तक इस पे बैठे रहेंगे? देखिए ना कि अगर इस वक्त जबकि हम कोविड और लोकस से निपट रहे हैं और हमें फिस्कल कुशन चाहिए, 230 अरब रुपए सिर्फ हमने एहसास प्रोग्राम के लिए, और ये डबल है PMLN के लास्ट बजट से जो कि मुख्तस किए हैं इस बजट में। तो आप देखिए कि कहाँ पे 230 अरब रुपए और कहाँ पे ये 230 जो है वो आपके 4 महीने में लॉसेस बन जाते हैं। तो यकीनन हमें इसको कंपैरिजन में देखना होगा। 2.2 ट्रिलियन रुपीस का इस वक्त जो सर्कुलर डेट है वो हमारे 2 साल के दफाई बजट के बराबर जा रहा है। तो यहाँ पे इस वक्त प्रायोरिटीज जो है ये बड़ी क्लियर होनी चाहिए। सिर्फ एक जो इसमें सवाल आ जाता है वो ये है कि जब भी रिफॉर्म की बात आती है उसमें जो छोटे कंज्यूमर हैं उनको ढाल बना के रिफॉर्म को रोक दिया जाता है। और मेरा ख्याल है कि इसका बड़ा इनोवेटिव तरीका जो है वो किया जा सकता है कि आप इधर जो यूनिट्स कंज्यूम्ड हैं या कोई भी और फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इस तरह की रिफॉर्म्स करें कि जो छोटे कंज्यूमर हैं, जिसको हम लाइफ लाइन कंज्यूमर कहते हैं। सुलैही साहब, असल बात तो ये है कि ये तो एक टीम ने डिलीवर करना है ना। उस टीम के ने कि जो अब तक की 2 साल की परफॉर्मेंस है वो तो सामने है, मिजरेबल परफॉर्मेंस है ना। अब वो टीम तो नहीं डिलीवर कर सकती, और अगर करवाना है इसी से करवाना है तो करवाएं, मगर रिजल्ट तो देना। रिजल्ट तो 0 रिजल्ट्स हैं अभी तक। मैं आपकी बात से मुकम्मल तौर पे मुत्तफिक हूँ, और इस साल में तो हम बिल्कुल भी पैसे जो है इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकते। हमारा जो इस वक्त G20 ने जो डेट रीशेड्यूल किया है, IMF ने जो हमें रैपिड फाइनेंस फैसिलिटी में पैसे दिए हैं, उन सब की बुनियादी शर्त ये है कि ये पैसे सिर्फ कोरोना और सोशल प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होंगे। इससे एनर्जी सर्कुलर डेट को भी आप सपोर्ट नहीं कर सकते, और अगर आप एनर्जी सर्कुलर डेट को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो यकीनी तौर पे ये एक बड़ा टाइम बॉम्ब बनता चला जाएगा। पाकिस्तान का अपना रेवेन्यू इतना नहीं होगा वफाकी हुकूमत के पास कि उसके जरिए इसको सब्सिडाइज कर सके। IMF अपने पैसे इस्तेमाल नहीं करने देगी। G20 अपने कर्जे जो हैं रीशेड्यूल उनको इस्तेमाल करने नहीं देंगे। तो इस पर बहुत तेज़ी के साथ अमल दरामद होना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर ने बाकी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको तो 6 महीने का टाइम दिया है। मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी मिनिस्ट्री है यहाँ पे टीम को बहुत मिनिमम, बल्कि 6 हफ्ते भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन ये 4 से 6 हफ्ते के दौरान उनसे एक्शन जो है वो करवा लेना चाहिए। जनाब आबिद क़य्यूम सुलैही, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।